नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर दमदार। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अयोध्या को लेकर लखनऊ में बड़ी बैठक हो रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बैठक में अयोध्या के विकास पर चर्चा की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी मौजूद है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद है। अयोध्या को लेकर यह बड़ी बैठक है। अपर मुख्य सचिव गृह मौजूद। अयोध्या के विकास को लेकर कैसे अयोध्या को दुनिया के नक्शे पर एक बड़े पर्यटन केंद्र के तौर पर उभारा जाए, धार्मिक और पर्यटन के केंद्र के तौर पर लगातार ये सरकार कोशिश में जुटी हुई है। और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक। आपको बताया कि कल ही जो बजट पेश किया गया है उसमें भी अयोध्या को लेकर फिर बड़ी राशि मंजूर की गई है। 100 करोड़ यहां पर्यटन के विकास को लेकर। तो अयोध्या में एयरपोर्ट को लेकर के भी फंड दिया गया है 100 करोड़ से ज्यादा का। और बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका, तो इस बैठक का आज का एजेंडा क्या है? देखिए अजय, सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है कि अयोध्या में जब तक मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें 3.5 साल का समय लग जाएगा, उसी के पैरेलल बाकी विकास के कामकाज भी चलते रहे। और इसी के लिए आप देखिए कि बजट में भी कितने बड़े जो कैश का अगर अमाउंट कहें हम तो वो प्रावधान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि पिछले दिनों जिस तरीके से कनाडा की एक बड़ी कंपनी को कंसल्टेंट चुना गया था, इसके साथ ही 2 बड़ी कंपनियों को इसमें और भी जोड़ा गया, जिसमें एक कंपनी L&T भी है जो पहले से ही मंदिर के निर्माण का कार्य संभाल रही है। तो 3.5 साल में जिस तरीके से कामकाज होगा मंदिर का, उसके इतर बाकी जो 21 बड़े ऐलान किए गए थे अयोध्या को लेकर के, उसके प्रारूप को तय करने के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट की ओर से जो एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया, यानी कि 3.5 साल के बाद 4 साल के बाद अयोध्या में किस तरीके से दिखाई देगा प्रारूप पूरा का पूरा, पर्यटन के लिहाज से भी, आस्था के लिहाज से भी, कैसे लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, कैसे एयरपोर्ट का वहां पर निर्माण होगा, किस तरीके से मंदिर के अलावा भी बहुत सारी और भी चीजें होंगी, चाहे राम की पैड़ी की बात कर ले हम, चाहे अन्य स्थलों की बात कर ले हम, उनका विकास कैसे किया जाए ताकि लोग अगर वहां पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उनके पास दर्शन करने के अलावा भी पर्यटन के लिहाज से बहुत सारे विकल्प हों। और ऐसे में बहुत सारे वादे जो सरकार की ओर से किए गए थे। आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी अयोध्या में शिलान्यास के मौके पर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो अयोध्या को विश्व के सबसे खूबसूरत शहर के तौर पर देखना चाहते हैं। और इसी को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। और फिर एक बड़ी बैठक, बड़े फंड्स, बड़ी तैयारी। और मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में मारपीट के मामले में आरएलडी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने भी किसानों की पंचायत बुलाई और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरएलडी समर्थकों को पीटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कृषि कानूनों के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके नाम पर बीजेपी कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। संजीव बालियान का बड़ा आरोप है कि आरएलडी नेताओं पर यह आरोप है कि मस्जिद से ऐलान किया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, बीजेपी नेताओं से मारपीट की गई। सोरम गांव में जो विवाद आया सामने, उसको लेकर मस्जिद से मारपीट करने का ऐलान हुआ, यह आरोप लगाया है। साफ कहा है कि आरएलडी नेताओं के कॉल की जांच हो, किसने फोन करके किसके इशारे पर मस्जिद से ऐलान करवाया, लोगों को इकट्ठा करवाया और हमला करवाया। दरअसल सोमवार को संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में एक शोक सभा में पहुंचे थे। जैसे ही बालियान सोरम गांव पहुंचे, कुछ लोगों ने किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद आरएलडी समर्थक और बालियान समर्थकों ने मारपीट शुरू हो गई इनके बीच। कुछ इस मारपीट में घायल भी हो गए। मारपीट के बाद सोरम पंचायत पर आरएलडी और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पंचायत की और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज की मांग की। लोगों ने शाहपुर थाने का घेराव भी किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी आरएलडी नेताओं के खिलाफ शिकायत की है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूं। आपका दाम है 1900 रुपए, वो भी स्वामीनाथन के हिसाब से तो 2700 होना चाहिए था। और अब ये कह रहे हैं अपने लोगों से कि जाके किसानों को समझाओ। यह किसान समझता है।
जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का, एक इनके सांसद हैं पास में, बोले मैं सबसे बहुत पढ़ा लिखा किसान हूँ और मैं कह रहा हूँ ये किसान के आपके हित में है। ये यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे और जो किसान कुछ कम पढ़े हैं उनके बच्चे मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में हुए बवाल मामले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आरएलडी नेताओं पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मस्जिद से बाकायदा मारपीट का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि आरएलडी नेताओं के फोन कॉल की जांच हो। इस तरह जांच होनी चाहिए। मैं कप्तान महोदय से भी बात करूँगा। लोकदल के नेता गाँव में मौजूद थे, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनमें से एक नेता वो हैं जो लाल किले में 26 जनवरी में मौजूद थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे, एक नेता वो भी है। उनकी कॉल डिटेल जो ये 5-6 लोकदल का ब्लॉक अध्यक्ष है इनकी निकाली जाए। एक शोक सभा में पहुंचे संजीव बालियान और उनके समर्थकों से कथित तौर पर आरएलडी समर्थक भिड़ गए थे और दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले थे। तो पहले भी विरोधी थे दोस्त, चौसा मेरे सामने चुनाव लड़े तो सब लोग चौसा साहब के साथ थे। मेरी बात ये नहीं है कि विरोध तो उन्हें करना चाहिए, वो लोकदल के हैं, लेकिन विरोध मर्यादाओं में। बालियान ने कहा कि जानबूझकर किसान आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और अब इसको लेकर के जमकर राजनीति भी हो रही है। आरएलडी की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट करके लिखा है कि सोरम गांव में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच संघर्ष, कई लोग घायल। किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसान की इज्जत तो करो। इसे कानून के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे गांव वाले। और मुस्लिम धर्मगुरु ने मस्जिद से मारपीट के ऐलान को गलत बताया है। एसपी ने बीजेपी पर किसान आंदोलन से ध्यान हटाने का आरोप लगाया है। मस्जिदों से किसी से भी ऐलान नहीं हुआ। अगर किसी भी मस्जिद से ऐलान हुआ तो उसको आइडेंटिफाई करें वो, और उस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है, अगर संविधान में ऐसा कुछ है तो करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ का नाम लेकर वो अपना भाषण दे रहे हैं कि साहब मेरा फला गांव में ऐसा हुआ, वहाँ तो वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। संजीव बालियान जी का हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चैनलों पर देख रहे हैं, उनका खुद उस गांव में, उनके गांव में उनका विरोध हो रहा है। अब फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं, वो अब चलने वाला है नहीं। इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में जाति नहीं है, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग किसान हैं। किसानों की किसकी फिक्र है और क्या किसान आंदोलन के बीच में अब ये सियासी साजिशें शुरू हो गई है? आखिर किसानों की लड़ाई मस्जिद पर क्यों आई? आज रात 8 बजे महाबहस इसी पर, जरूर जुड़िए। और मेरठ से बड़ी खबर है, दबंगों ने परिवार पर गोलियां बरसा दी है। एक महिला की इसमें मौत हो गई है, कई घायल हो गए। रविदास जयंती पर शोभा यात्रा को लेकर विवाद हुआ और शोभा यात्रा निकालने से मना करने पर गोली मार दी। सरधना थाना इलाके की घटना, दबंगों ने परिवार पर गोली बरसा दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर दबंगों ने एक परिवार पर गोलियां बरसा दी। महिला की मौत हो गई है, इसमें कई घायल हो गए हैं। रविदास जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, मगर इसको शोभा यात्रा निकालने से मना किया। इसके बाद गोली मारी। सरधना थाना इलाके की यह घटना है। एक महिला की इसमें मौत हो गई है। निखिल अग्रवाल हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े। निखिल, कौन है ये दबंग जिनकी ये जरूरत? देखिए, एक ही परिवार के लोग हैं, दोनों ही पक्ष दलित समुदाय से जुड़े हैं और थाना सरधना क्षेत्र के इकड़ी गांव का ये मामला है, जहां इस तरह की गोलीबारी कांड से सनसनी फैल गई है। एक ही परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपने ही परिवार के लोगों पर घर में घुसकर गोलियां बरसा दी। एक महिला जो मुकेश नाम की है, उसकी मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हैं इस पूरे मामले में। अभी तक बड़ी बात यह है कि आरोपी फरार है। गांव में पुलिस काफी देर से पहुंची, इस बात को लेकर आक्रोश है और अभी तक आरोपी फरार है। दबिश देने की पुलिस योजना बना रही है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी का कोई अता पता नहीं चल सका है। देखना होगा कि गांव में इन दबंगों को कब तक पुलिस उनके ठिकानों यानी कि सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। और कृषि कानूनों पर सियासी घमासान जारी है। सरकार को अपनी ताकत दिखाने में एक तरफ किसान जुटे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मौके को भुनाने में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक अलग तस्वीर पेश की, जिस पर बीजेपी सियासी रोटी सेकने का काम करती है। और उस पर प्रियंका गांधी चलकर सॉफ्ट इमेज लोगों के दिलों में बसाने की कोशिश कर रही हैं। आप देखिए दोनों तस्वीरों को। पहली तस्वीर में देखिए प्रियंका गांधी वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंची।
इस मौके पर कई और नेता भी शामिल रहे। प्रियंका गांधी के मंदिर जाने की सूचना से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। अब दूसरी तस्वीर है मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद प्रियंका गांधी ने विजिटर बुक में अपनी बात कही, जिसकी तस्वीरें सामने आई है टीवी स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी की आज मथुरा दौरे की ये तस्वीरें। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं कभी मांगती नहीं हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। आज आपके मंच पर एक लड़की आई, उसने अपने पीड़ा बताई, आरोप लगता है कि आप बहुत हिम्मत है उस लड़की में। मेरे पास इस तरह से आई, मैं पूरी तरह से उसकी मदद करूँगी। तो कृषि कानूनों के मसले पर राजनीति लगातार जारी है। विपक्ष जहां किसानों के साथ होने का दावा कर रहा है, तो सरकार किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनाने में जुटी हुई है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि किसान आंदोलन से जमीन बनाने में उसे मदद मिल सकती है। इसलिए कांग्रेस महासचिव सरकार को घेरने में जुटी है। पश्चिमी यूपी में जगह जगह दौरे कर रही हैं और लोगों को कृषि कानूनों के बारे में बताने का काम कर रही हैं उसके खिलाफ। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला। उसके सिवाय आपकी सरकार ने क्या बनाया? उद्योगपतियों की कमर, छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ने वाले कानून किसने बनाए? लॉकडाउन के समय जब लाखों लोग तंग होकर, परेशान होकर अपने गांव के लिए पैदल चले, तो आपकी सरकार ने कौन सी सुविधा बनाई उनके लिए? कौन सा साधन दिया उन्हें कि वो घर पहुंच सकते थे? वेलकम बैक। आजम खां पर और उनका परिवार एक बार फिर मुश्किल में है। सरकारी भूमि पर कब्जा करने के मामले में तहसीलदार सदर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए आजम खां की पत्नी और दोनों बेटों पर 5,32,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तीनों को यह जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने हम सफर रिजॉर्ट से सरकारी भूमि मुक्त कराने का भी आदेश दिया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। आज इसमें निर्णय आया है कि सरकारी खाद के गड्ढों को खाली करवाया जाए और उन पर 5,32,000 रुपए का, आजम खान और बाकी लोगों को 5,32,000 रुपए का उसमें जुर्माना लगाया गया है। ये एक अच्छा निर्णय है, सही निर्णय है। और आजम खान जो बात कहते थे कि मेरे दामन पर एक भी दाग नहीं है, चाहे वो बिजली के बिल की पेनाल्टी 30 लाख रुपए वो रही हो या ये 5,32,000 रुपए ये जुर्माना रहा हो, इससे ये साबित होता है कि उनके दामन पर दाग के सिवा और कुछ है ही नहीं। यूपी के लिए एक अच्छी खबर है। डीजीसीए ने कुशीनगर एयरपोर्ट को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के साथ ही यूपी में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, जहां से दुनिया के किसी भी कोने में सफर कर सकते हैं। लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट से लोग सफर करते हैं, लेकिन अब कुशीनगर से भी आप सीधे सफर कर सकते हैं। इसके साथ ही कुशीनगर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार अयोध्या और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर काम कर रही है। इन दोनों के तैयार हो जाने के बाद यूपी में कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएंगे। तो योगी सरकार लगातार एयरपोर्ट को बनाने की कवायद कर रही है ताकि एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया जा सके। यूपी में अब तक लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन एयरपोर्ट से लोग सफर करते हैं। आने वाले वक्त में सरकार कई और एयरपोर्ट्स बनाने की कवायद कर रही है, जिसके बाद यूपी देश का सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा और दुनिया से सीधे जुड़ जाएगा। रामपुर जेल में कैद शबनम को फांसी कब होगी, अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है। शबनम को फांसी दिए जाने के लिए मथुरा की जेल में सारी तैयारी कर ली गई है, मगर अभी डेथ वारंट जारी नहीं होने के कारण उसे फांसी नहीं दी जा सकी है। दरअसल शबनम ने राज्यपाल के पास फिर एक बार दया याचिका दाखिल की है, जिसके चलते जज ने डेथ वारंट जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा ये इसकी दिनांक थी आज की, उसके द्वारा शबनम के द्वारा किसी प्रशासनिक या न्यायिक स्तर पर कोई दया याचिका या अपील लंबित तो नहीं है। तो रामपुर जिला कारागार द्वारा ज्ञात हुआ है कि उसमें शबनम द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को महामहिम राज्यपाल के द्वारा एक पुनः दया याचिका दाखिल की गई है। तो अब इसमें जो है क्या वो उसकी फांसी से टाल दिया जाएगा? जब तक इस पर विचार नहीं होता महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा, तब तक कह सकते हैं कि इसमें
और दिल्ली में यमुना एक बार फिर से गंदगी की मार झेल रही है। इसकी ताज़ा तस्वीरें ITO इलाके में दिखाई दी हैं, जहां यमुना में बड़ी मात्रा में झाग दिख रहा है। बर्फ की सफ़ेद चादर जैसी दिखने वाली सफ़ेद झाग दरअसल जहरीला है, जो बता रहा है कि यमुना किस कदर प्रदूषित है। दिल्ली में डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों का गंदा पानी नाली के जरिए यमुना नदी में पहुंचता है। पानी यमुना नदी में ये गंदगी औद्योगिक कचरे की वजह से भी फैलती है और घरों में, पूरे शहर में, दिल्ली NCR में जो इस्तेमाल करते हैं आप साबुन का, डिटर्जेंट का, हैंड वॉश का, वो सब पानी बहकर जब जाता है यमुना में तो ये तस्वीर पैदा करता है जहरीले सफ़ेद झाग के तौर पर, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा पैदा होता है। पानी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है, आसपास के इलाकों में ये फैलता है, मिट्टी में, पानी में, ग्राउंड वाटर में, और आपके पास जो भी सब्जियां उगकर आती हैं इलाकों से, वो आपके खाने में जहर लेकर आती है। और इटावा के चौबिया इलाके में माइनर फटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गए। किसानों की आलू और सरसों की फसल बड़ी पैमाने पर तबाह हो गई। भूटा रामपुरा गांव के पास ओवरफ्लो होने के कारण माइनर फट गया। इसके बाद ये पानी फैल गया खेतों में, तैयार फसल तबाह।